तो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर मंग सत्या साहू। इस वीडियो के अंदर अपन को पढ़ना है कि गाउस लॉ का एप्लीकेशन नंबर सेकंड एप्लीकेशन क्या है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। अपने पास में एक प्लेन शीट होगी जिसको अपन यूनिफॉर्मली चार्ज कर देंगे, पॉजिटिवली करें या फिर नेगेटिवली करो, आपकी अपनी मर्जी। कोई सा भी चार्ज लेना है, पॉजिटिव चार्ज दो या फिर नेगेटिव चार्ज दो। उसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? ये अपने पास में कोई प्लेन शीट है, इसको मैं इनफाइनाइट लेंथ की बना देता हूं। ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ की एक प्लेन शीट है अपने पास। मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस इनफाइनाइट लेंथ की यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी कि आपको या तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या फिर इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब आपको डिस्टेंस पता नहीं है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन कोई पॉइंट मान लेते हैं अपन। मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जब अपन ने पढ़ी थी तो वहां पर पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकलती है, फिर परपेंडिकुलर ही एंटर करती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी। ये रही अपने पास में कोई सीट है, इसके परपेंडिकुलर किस साइड में होगा? बिल्कुल इसी साइड में होगा। इसको थोड़ा तिरछा रखने का मतलब ये है कि ये इसका फेस उस साइड में, ये इसका पूरा है ना, ये वाला सिरा ये उस साइड में। तो इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस तरफ देखोगे तो इस साइड में, और इस तरफ देखोगे आप तो इस साइड में। यही होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी परपेंडिकुलर किस साइड में? इस साइड में, या फिर परपेंडिकुलर इस साइड में। लेकिन कई लोगों की आत्मा की संतुष्टि के लिए अपन इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे? ये जो आपने पॉइंट लिया उसको ऐसे लाओ, यहाँ पे लेके आओ, इसको मिड पॉइंट मानो आप इस शीट का। इनफाइनाइट लेंथ की शीट है तो मिड पॉइंट तो अपने को पता नहीं होगा कहां पर होगा, कुछ पता नहीं। जहां पर मानो वही मिड पॉइंट होगा, इनफाइनाइट लेंथ की है। इस वजह से यहाँ पर क्या कर लो, आप मिड पॉइंट मान लो इसको। इस मिड पॉइंट से आपने एक ऊपर सेगमेंट लेना है, यहाँ पर आपने एक एरिया सेगमेंट लिया, और इस एरिया सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो कैसा आएगा? ये आएगा, मान लेते हैं अपन डीई वेक्टर। सेम जितनी डिस्टेंस पे आपने यहां से ये मिड पॉइंट लिया ना, उससे ऊपर की ओर जितनी डिस्टेंस पे ये एरिया सेगमेंट लिया ना, उतनी ही नीचे की ओर डिस्टेंस लेनी है आपको और एरिया सेगमेंट लेना है। ये मैंने एरिया सेगमेंट ले लिया नीचे सेम डिस्टेंस पे। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। अब ये मिड पॉइंट माना मैंने इसको, तो मैं इसको भी मिला देता हूँ इस पॉइंट से डैश डैश करके। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा। वैसे इस वाले जो अपन कंपोनेंट निकालेंगे अभी ना, उसके बारे में डिस्कस अपन ने पहले वाले, यानी कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना, वहां पर उसके कंपोनेंट निकाल के अच्छे से उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रखी है। तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। बाकी ब्रीफ में मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, यहाँ से समझ में आए तो यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पर अपने ये भी डी है। अब ये डीई वेक्टर, ये भी डीई वेक्टर, दोनों के कंपोनेंट निकालो। चलो ये थीटा बन रहा है एंगल, और ये भी थीटा ही बनेगा। क्यों? एक्स पर बने हुए एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अगर ये चलो ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन है, ये थीटा टू है तो ये भी थीटा टू ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो ये एक्स बन रहा है एक वाला इन दोनों लाइनों से, तो इसकी वजह से यहाँ पर थीटा बना तो यहाँ पर थीटा बनेगा। ये एक्स बन रहा है इन दोनों लाइनों की वजह से, तो यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा। अब अपने पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है। पॉइंट इस पॉइंट को पी नाम दे दो। चलो इस पॉइंट पी पर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन आनी चाहिए। तो इसके कंपोनेंट निकाल लो आप डीई के। डीई का थीटा वाली साइड में जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कोस थीटा होता है। ये वाला इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? डीई कोस थीटा। और दूसरा वाला परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल उसके, कौन सा होगा? ये डीई साइन थीटा। इसके निकालोगे कंपोनेंट थीटा वाला कौन सा होगा? डीई कोस थीटा। और दूसरा बच्चा वाला क्या आ जाएगा? आपके डीई साइन थीटा।
डी साइन थीटा से डी साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डी दोनों का जो है मैग्नीट्यूड है जो बराबर आने वाला है, थीटा की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी, तो ये पूरी टर्म इस टर्म से हमने क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बचा है क्या अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है, किसकी वजह से बच रहा है, डी कोस थीटा की वजह से। पहले वाले सेगमेंट की वजह से भी केवल डी कोस थीटा बचा, दूसरे वाले सेगमेंट की वजह से भी अपने पास में केवल डी कोस थीटा ही बचा। लेकिन डी कोस थीटा की डायरेक्शन कौन सी आ रही है आपके इस शीट के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। अगर आप यहाँ पर चार्ज नेगेटिव लेते तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा, इनवर्ड होगा, तो यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो भी इनवर्ड ही आएगी। लेकिन यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया इसलिए परपेंडिकुलर आ रही है और आउटवर्ड आ रही है, ये डी कोस थीटा यही इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही बात है, काफी ज्यादा मुश्किलें आएंगी, पेचीदा काम हो जाएगा, और आप यहाँ पर क्या बढ़ रहे हो, गॉस लॉ का एप्लीकेशन बढ़ रहे हो। तो गॉस भैया नाराज ना हो, इस वजह से आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे डी कोस थीटा लेकर नहीं करोगे, बल्कि गॉस भैया के रूल के हिसाब से करोगे। तो गॉस भैया के रूल के हिसाब से करना है अपने को, तो इसको करने के लिए अपन गॉस भैया से बात करते हैं। तो पहले तो ये अपने पास में डायरेक्शन आ गई, कौन सी आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। इस साइड में देखोगे तो सेम टू सेम इस साइड में परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये मैंने पहले जो डायरेक्शन बताई वो ही आने वाली है। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, अब अपन फाइंड कर लेते हैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो ये अपने पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो गॉस भैया बोलते हैं जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस मानना है। तो यहाँ पर आपको एक गॉसियन सरफेस मानना है, और वो होगा प्लेन शीट के लिए आपके एक सिलेंडर। ये मैंने पहले भी बता दी है, गॉसियन सरफेस जो आप बताओगे ना वो हमेशा आपको याद करके चलना है। तीन एप्लीकेशन ही है अपने पास में, तीनों के लिए आपके जो क्वेश्चन सरफेस होगी वो क्या होगी, एक वायर के लिए सिलेंडर होगा, सिलेंडर के लिए भी सिलेंडर होगा, शीट के लिए भी सिलेंडर होगा, और जब आप स्फेयर के लिए निकालोगे तो वहां पर गॉसियन सरफेस एक स्फेयर ही होगा, कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं आने वाला, वहां पर स्फेयर ही होगा। उसके बारे में अपन किसी नेक्स्ट अगले जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो ये रहा आपके गॉसियन सरफेस का सिलेंडर, ठीक है, सही समझ गए। ये रहा आपकी एक गॉसियन सरफेस, ये अपन ने बनाया गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस को मैं तीन भागों में तोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पर तीन भागों में तोड़ने से पहले देख लो कि यहाँ पर अपन तीन भागों में क्यों तोड़ रहे हैं। तो अपन गॉस लॉ के हिसाब से करें तो गॉस लॉ किसके बारे में बताता है, फ्लक्स के बारे में बताता है, किसी क्लोज्ड कर्व से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसके बारे में बताता है। तो अपन ने जो ये गॉसियन सरफेस बनाया तो इससे कहीं ना कहीं अपने को क्या निकालना है, फ्लक्स ही निकालना है, क्योंकि गॉस लॉ की हेल्प से करना अपने को तो फ्लक्स तो निकालना ही होगा। तो फ्लक्स निकालना है अपने को, इसीलिए अपने इसको तीन भागों में तोड़ दिया। रीजन इसका अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस है, इससे निकलने वाला फ्लक्स को मैं मान लेता हूँ फाइन नेट मान लेता हूँ। अब मैंने इसको तीन भागों में तोड़ दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो सिलेंडर है अपने पास में, जैसे ये मान लो ये कोई सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप का ही है, तो ये वाला जो आपके ढक्कन है ना इसको तो मैंने मान लिया सरफेस नंबर वन, ये जो आपकी कर्व्ड सरफेस है इसको मान लिया मैंने सरफेस नंबर सेकंड, और ये जो सेकंड वाला ढक्कन बचेगा ना इसका, इसको मैंने मान लिया सरफेस नंबर थर्ड। अब मैंने इसको तीन भागों में इसलिए तोड़ा क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स चाहिए तो आप इस सिलेंडर से डायरेक्ट पूरे की वजह से फ्लक्स नहीं निकाल सकते हो, तो क्या किया मैंने इसको तीन भागों में तोड़ दिया, और तीनों की वजह से जो फ्लक्स आएगा अगर मैं उसको ऐड कर लूं, इस पहले वाले सरफेस जो फ्लक्स आएगा, सेकंड वाले सरफेस से जो फ्लक्स आएगा, थर्ड सरफेस से जो फ्लक्स आएगा, उन तीनों को मैं अगर ऐड कर लूं तो इस पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स निकलने वाला है, मेरे को जो फ्लक्स मिलने वाला है वो मेरे पास में फ्लक्स आ जाएगा। तो फाइव वन किससे निकला, पहली सरफेस से, फाइव टू निकला दूसरी सरफेस से, और फाइव थ्री निकला इस तीसरी सरफेस से फ्लक्स। फ्लक्स के लिए अपन आगे बढ़े, इसको सोल्व करें उससे पहले फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। यहाँ पर डी ए क्या होता है, एक एरिया सेगमेंट होता है, कोस थीटा क्या होता है,
कोस थीटा तो चलो छोड़ो, थीटा क्या होता है, एरिया सेगमेंट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो यहाँ पर थीटा होता है। तो अब यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है, एक तो एरिया सेगमेंट लेना है हर एक के लिए और दूसरा एंगल देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में देखोगे तो ये वाली आएगी, तो इस साइड में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन यही है। अब मैंने फर्स्ट वाली सरफेस के लिए यहां पर मान लिया एक एरिया सेगमेंट DA1। अब DA1 का एरिया वेक्टर किस साइड में होगा, DA1 वेक्टर। सेकंड वाली सरफेस के लिए एरिया सेगमेंट मान रहे हो आप इस कर्व्ड वाली सरफेस के लिए, तो उसके लिए या तो आप यहां पर ले लो या वहां पर ले लो आपकी अपनी इच्छा कहीं पर ले लो। मैं इस साइड में ले रहा हूं, आप चाहो तो वहां पर भी ले सकते हो। जब वहां पर भी आप एंगल मापोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया सेगमेंट का, तो जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया सेगमेंट का एंगल आएगा वो सेम होने वाला है। जैसे कि मैंने यहां पर दूसरा एरिया सेगमेंट मान लिया DA2, ये रहा इसका एरिया वेक्टर DA2 वेक्टर। थर्ड वाले के लिए मैंने यहां पर एरिया सेगमेंट माना DA3 और एरिया वेक्टर हो जाएगा DA3 वेक्टर। अब मेरे को एक चीज बता दो, ये DA1 वेक्टर इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, थीटा कितना होगा, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री। यहां पर जब आप देखोगे एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो होगा 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पर ना लेकर यहाँ पर लेते, मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर D2 यहाँ पर और कुछ ऐसा होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है और अपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड है। ये जो अपन ने क्या लिया, गॉसियन सरफेस लिया, इसी कर्व्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, और ये रहा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में। तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री बनने वाला है, यहाँ पर 90 डिग्री बना, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनने वाला है, तो यहाँ पर लो चाहे यहाँ पर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर थर्ड आता है अपने यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड में, एरिया वेक्टर भी उसी साइड में, थीटा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपके 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, तीनों की वजह से इंडिविजुअली आपकी जो फ्लक्स आएगा उसको फाइंड कर लेना। तो फाई नेट की वैल्यू हो जाएगी φ1 यानी इंटीग्रेशन DA1 cos, यहां पर थीटा कितना है 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन DA2 cos 90 डिग्री। थर्ड वाले के लिए प्लस इंटीग्रेशन DA3 cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि ये तो पूरा 0 हो गया। और यहां पर अपने पास में क्या आया, इंटीग्रेशन DA1 प्लस इंटीग्रेशन DA2, सॉरी यहाँ पर DA3 है ना, DA3 है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर ये अपने पास की वैल्यू तो 0 होगी, बचा यहाँ पर DA3 था। तो यहाँ पर जब आप DA1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या बता रहा है, इस पूरी इस वाली सरफेस का आपको सरफेस एरिया बता रहा है। उसी प्रकार जब आप DA3 का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इस वाले सिरे का आपको पूरा सरफेस एरिया बता रहा है। अब जब आप एक सिलेंडर के अंदर देखते हो, मैंने इसको ढक्कन बोला है, अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको मैंने एक ढक्कन बोला है, ये अपने पास में दूसरा ढक्कन है, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया आपके सेम होता है। विश्वास नहीं होता है, प्रैक्टिकल करना देखना चाहते हो, प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हो तो जाओ रसोड़े में, जाओ रसोड़े में जाके देखो, आपकी जो चीनी रखने का बर्तन है या फिर मसाले रखने का बर्तन है, जो आपके एक सिलेंड्रिकल शेप का डिब्बा ही होगा, जाहिर सी बात है, उस डिब्बे का ऊपर वाला ढक्कन होगा, उसको उठाना और नीचे वाला ढक्कन रहता है, उसको एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेना, देखो वो तो ऊपर नीचे वाला तो खुलता नहीं, तो उसको करना उल्टा करके ऊपर रख देना, बंद करते वैसे नहीं, उल्टा करके ऊपर रख देना, तो उन दोनों का एरिया आपके सेम ही आने वाला है। इस वजह से क्या है, ये एरिया इस वाले एरिया के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ DA1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DA3। मैंने क्या मान लिया, इन दोनों को DA मान लिया, चलो मैंने इसको मान लिया A। तो क्या हुआ आपके EA प्लस EA, यानी कि फाई नेट निकल के आया आपके 2EA।
ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अपन गॉस भैया के लॉ से कर रहे हैं इसको, तो गॉस भैया कुछ अलग बात बोलते हैं भाई। गॉस भैया बोलते हैं फाइनेट क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है आपके, जो भी आपने एक सरफेस ली है उसके अंदर मौजूद चार्ज लेना है आपको। तो एक चीज यहाँ पर लिख लेना, ये आपकी जो शीट है इसकी चार्ज डेंसिटी है आपके सिग्मा, और सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है आपके क्यू बाई ए, यही होती है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको चार्ज फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्यू हो जाएगा आपके सिग्मा मल्टीप्लाई विथ ए, यानी कि चार्ज डेंसिटी को आप उस पर्टिकुलर एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आपके चार्ज होगा वो आ जाएगा। यही बात है अपने, यही बात है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये रही अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या बता रही है, इस गॉसियन सरफेस से जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू बता रही है। और ये सेकंड इक्वेशन भी आपके इस गॉसियन सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू बता रही है। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड एक ही है। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी क्या हुआ आपके 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए गया आपके तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपके किसी एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, आपके एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट होगी, उसकी वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे ना, यहाँ पर फाइंड करो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यहाँ पर फाइंड करो तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है। यानी कि ये आपके डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है कि जो पॉइंट आपने लिया है वो शीट से कितना दूर है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको छाप लो। अब अपन इसके तो कुछ एक दो कंडीशंस बनती है उनको लेकर चलेंगे, कि जैसे अपन ने यहाँ पर तो एक शीट ही ली, अब आगे अपन क्या लेंगे, दो शीट लेंगे, दोनों शीटों को पास पास में रख देंगे। पहली कंडीशन लेंगे कि दोनों शीटों पर सेम चार्ज हो, दूसरी कंडीशन लेंगे कि दोनों शीटों पर डिफरेंट चार्ज, यानी कि एक पर पॉजिटिव ले लिया तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज लेंगे अपन। ठीक है, छाप लिया इससे, तो मिटा देता हूं मैं। क्या आया था आपके फॉर्मूला, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ये है आपके प्लेन शीट, पहली वाली प्लेन शीट है, ये दूसरी वाली ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब मैं लेके चल रहा हूं, पहले को इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया और दूसरे वाले को भी मैंने पॉजिटिवली ही चार्ज कर दिया। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा ए मान ली है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी मान ली है। ये जो मैंने शीट ली, इस ये शीट ए है और ये शीट बी है, इसकी वजह से यहाँ पर जो आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने माना सिग्मा है। यहाँ पर ये अपने पास में शीट बी है, इसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने मान लिया सिग्मा बी। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पर फाइंड करना है, तीन कंडीशंस बनती है। यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, बीच में फाइंड कर सकते हो, या फिर इस जगह पर फाइंड कर सकते हो। पहले यहाँ पर लेके चलते हैं, फिर यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर निकालेंगे। इसके लिए देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह, ये बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन आएगी, यही वाली डायरेक्शन आएगी। क्या हुआ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन एक है। डायरेक्शन एक होने का मतलब क्या होगा, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐड हो जाएगा, ऐड होगा। यानी कि पहली की वजह से सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरी की वजह से सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके इस साइड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बीच में आप देखोगे तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में,
इसकी वजह से इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में होने का मतलब क्या होगा, जो बड़ा होगा वो छोटे को कैंसिल करेगा और जो रिमेनिंग बच जाएगा अपने पास में वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं यहां पर मानकर चलता हूं सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर सेम टू सेम देखो यही वाली कंडीशन बनेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में कुछ ऐसी होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इन दोनों शीट की जो चार्ज डेंसिटी है उसको बराबर कर दूं, इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी और बराबर में मैंने मान लिया इसको सिग्मा के, तो यहाँ पर भी सिग्मा रखना है, यहाँ पर सिग्मा रखना है, दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरी वैल्यू आपके 2 के बराबर आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आएगी आपके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कितना हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो इसके लिए देखोगे तो सेम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको छाप लो। अब अपन क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स को डिफरेंट चार्ज देंगे, एक को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, दूसरी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे। छाप लिया, छाप लिया, तो आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये आपके सेकंड प्लेट है, प्लेट बी, और इस पर मैंने चार्ज दिया नेगेटिव और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके सिग्मा बी है। लेके चल रहे सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में कुछ ऐसी होगी, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, इस साइड में होगा, अंदर की ओर लेना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर की ओर घुसेगी, तो माइनस हो जाएगा। तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आई आपके ई की वैल्यू। यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या होने वाला, सेम टू सेम जो यहाँ पर हुआ वही होगा। देखो इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, तो क्या होने वाला है, एक में से दूसरा माइनस होगा, यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं क्या करूं, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा बोल दूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये टर्म पूरी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाली टर्म इससे पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। देखो ये एक कैपेसिटर वाली कंडीशन बन रही है, क्योंकि कैपेसिटर भी क्या होती है, एक प्लेट होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी प्लेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, तो उसकी वजह से आपको बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आने वाली बातें हैं, तो वहां पर बात कर लेंगे, लेकिन ये फिलहाल आपको याद रखना है, क्योंकि जब अपन वहां पर पढ़ेंगे तो मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ। तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक कैपेसिटर के बीच में, तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में अपन वहां पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रख के चलना है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक कैपेसिटर के बीच में, दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।